चलिए बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और आज जो आपके सामने है स्क्रीन पर आपको टॉपिक दिख रखा है बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर। ये टॉपिक है। सबसे पहले हमें समझ लेते हैं इसकी एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस है, दूसरा इसका क्या वेट रहता है और क्या टफ है या सिंपल है, हम उनकी बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर वन ये है कि सबसे बात करते हैं टिपिकल की, तो वेरी वेरी सिंपल। एग्जाम की बात करते हैं, फ्रिक्वेंटली ईच अटेम्प्ट, और मार्क्स की बात करते हैं तो 7 to 10 मार्क्स में। इस बात को देखने से पता लग गया होगा कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। ये हर बार आता है। हम जो एग्जाम में पेपर में आए हुए हैं, जो एग्जाम पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं रिलेटेड टू बायबैक, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं आपके लिए, पहले एक बार पूरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको हम कवर कर लेते हैं। जितने भी आपके एग्जाम्स में आते हैं, फ्रिक्वेंटली है या नॉन फ्रिक्वेंटली है, वो आते ही नहीं है, कभी कभार पूछ जाता, हम उनकी बात नहीं करेंगे। बट फ्रिक्वेंटली या कहें तो सेमी फ्रिक्वेंट जो क्वेश्चंस आते हैं, हम उन सारे टॉपिक की डिस्कशन करेंगे। और जब ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे, तब उसके बाद जो जितने भी 2022 सिलेबस के पेपर हुए हैं आपके, उन सारे के सारे पेपर्स को हम यहाँ पर आपके सामने सॉल्व भी करेंगे। क्लियर है कहानी तक? अभी जितने हैं हमारे पास कंसेप्ट प्लस एक्सरसाइज हम करेंगे। देन उसके बाद जब हम बात करेंगे किसकी, पेपर्स की, तो हम उसके बाद देन उस पर चर्चा भी करेंगे। चलिए, अब हम करते हैं बायबैक। बायबैक को थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूं, ब्रॉट बैक ऑफ कैपिटल। हम कैपिटल को ब्रॉट बैक कर रहे हैं। सर ये बात तो वही हो गई। हाँ बात तो वही होगी, खैर ये बात तो वही होगी, ब्रॉट बैक। अब हम जब बात कर रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं ना, ओनली फॉर हम इक्विटी शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं। क्या सर प्रेफरेंशियल बायबैक नहीं होता है? बोला होता है। देखो सर कैसी बातें करें, बोला हाँ हम वही बात करें जो होनी चाहिए। मान लो एक एबीसी लिमिटेड है। एबीसी लिमिटेड ने शेयर इशू कर रखे मार्केट के अंदर। मार्केट बेटे बता क्या कर रखे हैं, शेयर इशू कर रखे हैं। एक है हमारे पास इक्विटी शेयर और दूसरे हैं हमारे पास प्रेफरेंस शेयर। ये वही वाली हो गई, छोटे मियां बड़े मियां। ये छोटे मियां हैं, ये बड़े मियां हैं। क्या बात है भाई, ऑटोमेटिक ले लेता कभी कभी। ये बड़े मियां हैं, छोटे मियां बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। ठीक है ना? चलिए, तो ये छोटे मियां हैं, दूसरे बड़े वाले मियां हैं। अब जब हम बात करते हैं इसकी, तो प्रेफरेंस का मतलब क्या है? बेसिकली मैं कहूं आज के आईएफआरएस के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन होना मैंडेटरी है। क्लासिफिकेशन इज मैंडेट। इसका क्लासिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। आईएफआरएस बोलते हैं कि यदि कोई प्रेफरेंशियल कैपिटल आपने इशू की है, तो उस बात का पहले से ही एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि इसको एज ए लायबिलिटी ट्रीट करना है या इसको एज ए इक्विटी ट्रीट करना है। मेरी बात क्लियर है? या आपके पास इस चीज के प्रॉपर इंडिकेशन होने चाहिए कि ये है क्या। सर प्रॉपर इंडिकेशन की क्या बात कर रहे हैं? जब मैं आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा सीएमए फाइनल के अंदर सीएफआर में, या जब मैं आपको इसका फ्रेमवर्क ऑफ इंडेक्स पढ़ाऊंगा, तो वहां पर इसकी डेफिनेटली चर्चा का विषय बनाऊंगा। बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लूंगा ना, 107 109 के अंदर इसकी चर्चा करूंगा मैं। क्लियर है? तो यानी कि प्रेफरेंशियल कैपिटल का क्लासिफिकेशन होना मैंडेटरी है कि आपको पहले ये बताना पड़ेगा इशू के टाइम पर कि ये एज ए लायबिलिटी है या एज ए आप इक्विटी है। सर लायबिलिटी का मतलब क्या है? लायबिलिटी का मतलब ये कि प्रेफरेंशियल कैपिटल आपने नाम तो दे दिया, लेकिन यदि इसका स्पेसिफिक पीरियड के बाद हम पेमेंट कर रहे हैं, मतलब हम इसको रीपे कर रहे हैं, हमने पैसा उधार लिया पैसे को चुका रहे हैं, तो इसका मतलब ट्रीट होगा एज ए लायबिलिटी। क्योंकि इक्विटी का मतलब होता मालिक। मालिक तब तक नहीं हो सकता जब तक इसके पेमेंट की अनसर्टेनिटी ना हो। यानी कि मालिकों को पैसे लौटाने की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नहीं होती है? यदि कंपनी ने पहले से ही बोल
बोल दिया कि 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद हम इनको पेमेंट वापस देंगे, तो इसका मतलब वो एज ए लायबिलिटी है, क्योंकि पेमेंट तो लायबिलिटी का होता है, मालिकों की कैपिटल का पेमेंट कभी भी नहीं होता है। मेरी बात क्लियर है? क्या सर कभी भी नहीं होता? बोलो होता है इन द एक्सेप्शनल सिचुएशन। आज हम उसी की बात करेंगे कि मालिकों को पैसा कब लौटा जा सकता है और किस मैनर में लौटा जाएगा, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, उसकी कैलकुलेशंस क्या होंगी, इसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरी बात क्लियर है? टोटल 4 से 5 सेशन लेने वाला हूं, बड़े ध्यान से देखना है, बड़ी आराम से पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम आपके जून अटेम्प्ट में है, आराम सिलेबस कंप्लीट होगा, जितना भी आपका एग्जाम ओरिएंटेड है 100% श्योरिटी है। जितना करा दो उतना कर लिया, तो इस बात की गारंटी दे रहा हूं 50 में से 40 प्लस मार्क्स आपके आराम से आएंगे, यदि आपने सही तरीके से पढ़ के गए तो। आप लोग चलिए अब देखिए हम क्या बात कर रहे हैं। अब क्लासिफिकेशन की बात क्या कर रहे हैं। प्रेफरेंस का मतलब क्या है? प्रेफरेंस का मतलब प्रेफर किया गया दो चीज में, इनको राइट दिया गया है, राइट ऑफ, राइट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दूसरा है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। यानी कि मैं कहूं, जब हम डिविडेंड देने की बात करेंगे, यानी कि इसको इनकम देने की बात करेंगे, या फिर इनका जो हमने पेमेंट लिया है, जो इनसे पैसा लिया है, उस पैसे को मैं रिटर्न करने की बात करूंगा, तो इन दोनों को ये कंडीशन बिफोर होगी इक्विटी शेयर होल्डर से। यानी कि मैं ऐसा कह दूं कि जब भी इनको इनकम देने की बात आएगी, यानी कि जब भी इनको इस पैसे पर रेमुनरेशन देने की बात आएगी, या जब पैसा लौटाने की बात आएगी, तो इनको ये राइट इक्विटी शेयर से पहले है। यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर को देने से पहले, उनको डिविडेंड दे रहे हो तो उन डिविडेंड को देने से पहले प्रेफरेंस को देना पड़ेगा आपको पहले, फिर आप इक्विटी को दोगे। आप जब कैपिटल लौटाने की बात कर रहे हो, तो पहले आप प्रेफरेंशियल को होल्डर को लौटाओगे, फिर देन फिर इक्विटी की लौटाना। यानी कि इनसे पहले मैं एज ए कह दूं, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया गया है, यानी इक्विटी शेयर होल्डर से पहले राइट किसको दिया गया है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इसीलिए इनको प्रेफरेंस कहा जाता है, क्योंकि प्रेफर किया गया है। अब बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी क्या है? इनको हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स बोलते हैं। इसको हम ऑनर इक्विटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा बताओ? ऑनर इक्विटी भी बोलते हैं, ऑनर इक्विटी भी बोलते हैं। क्लियर है? ये आपकी ऑनर इक्विटी का पार्ट बनता है। चलिए, और इसके अलावा ये है, जब हम इनके पेमेंट की बात करेंगे, देखना इनका जो प्रोसेस होता है रीपेमेंट वाला, ये वाला जो प्रोसेस होता है, इसको रिडम्पशन बोलते हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल। और इनको जो रीपेमेंट की बात करते हैं हम, रीपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स, इसको हम बाईबैक बोलते हैं। बाईबैक का मतलब है हमने जो शेयर तुम्हें दिए थे, वो शेयर हम वापस खरीद रहे हैं। मेरी बात क्लियर है? ब्रॉट बैक का यानी कि टर्म्स का फर्क है दोनों के। जो हम कहें दोनों को पेमेंट ही कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि हम इनको यहां पर ब्रॉट बैक बोलते हैं, बाईबैक बोलते हैं, और उनको हम रिडम्पशन बोलते हैं। क्या सर वो मालिक कम हो जाएंगे? सर मान लो मेरे पास दो ही मालिक हैं, एक है, एक मान लो एक ए है एक बी है, मैंने इनको लौटा दिया, इनको लौटा दिया कुछ कुछ पैसा, क्या इनका मालिकाना कम कम हो जाएगा? बोला वो डिपेंड करता है कि आपने जो, आपका जो राइट है, जो आपकी पावर है, वो किस पर बेस्ड बना रखी है। आपने वोटिंग जो पावर है, वो इक्विटी शेयर के आधार पर किस तरीके से परसेंटेज प्रपोर्शन कर रखा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना? अदरवाइज आपकी क्या होगी, ऑनरशिप कम होगी, तो हो सकता है कि आपका जो वोटिंग राइट का परसेंटेज है, वो आपका कम हो जाए। मेरी बात क्लियर है कहानी तक? वो अमाउंट के बेस पर भी डिपेंड करता है, वो आपके नंबर ऑफ इक्विटी पर भी डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है क्या आपने एग्रीमेंट डाल रखा है, डिपेंड करता है आपका कंपोजिशन ऑफ गवर्निंग बॉडी में क्या आपका राइट है, वो अलग अलग हो सकता है। बट मैं यहां जो बात कर रहा हूं, इक्विटी शेयर होल्डर को जो पेमेंट दिया जा रहा है, उसको हम ब्रॉट बैक बोलते हैं। उस पूरे मैं लीगल लिटरेचर की तरफ नहीं जाऊंगा कि कहां पर वोटिंग राइट कम होगा कहां नहीं होगा, मैं उसकी बात अभी नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मैं लॉ नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं डेफिनेटली अकाउंटिंग की बात करूंगा। क्लियर है? तो यानी कि बाईबैक यानी कि ब्रॉट बैक का मतलब है जब हम इक्विटी शेयर होल्डर को उनकी कैपिटल को क्या कर रहे हैं, रीपे कर रहे हैं, उनसे हम इक्विटी शेयर ले रहे हैं, जो शेयर हमने उनको दिए थे उन शेयर्स को वापस ले रहे हैं, और बदले में जो पैसा हमने उनसे जो प्रॉमिस किया था, उस पैसे को हम लौटा रहे हैं। मेरी बात क्लियर है? बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर के केस में प्रायर प्रायर प्रॉमिस नहीं होता है, पहले से नहीं होता मैं तुम्हें पैसा लौटाऊंगा ना।
यदि ऐसा हो गया तो वो लायबिलिटी कहलाएगी। मेरी बात क्लियर है? यदि आपको पैसा लौटाने के पहले वादा कर दिया कंपनी ने, तो वो पर लायबिलिटी होगी, इक्विटी कभी नहीं कहलाएगी। यानी कि कंपनी सिचुएशन देगा कि हमें लौटा देना चाहिए पैसा, तो लौटा रहे हैं, ठीक है ना। इनकी कंडीशंस अलग अलग तरीके से हो सकती हैं। चलिए, अब हम बेसिकली बात करने वाले की भी क्या है कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं? अब हम समस्या ये है हमारे सामने कि भैया हम ब्रॉट बैक तो करेंगे। प्रेफरेंशियल का रिडम्पशन आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, आपने पहले से पढ़ा हुआ, बहुत अच्छी बात है। प्रेफरेंशियल का जो रिडम्पशन करते तो वहां पर भी अलग अलग तरीके से उसके पैरामीटर्स होते हैं कि आप रिडम्पशन कहां से करोगे। आप जो करंट ईयर का प्रॉफिट कमाया उसमें से करोगे, जो रिजर्व क्रिएट कर रखे पहले से इकट्ठे कर रखे उसमें से करोगे, या आप नए शेयर इशू करके पैसा लाओगे फिर आप उनको पैसा लौटाओगे। अलग अलग उनकी अलग अलग टेक्निक्स हो सकती हैं, अलग अलग उनके तरीके हो सकते हैं। सिमिलर पैटर्न पर जब हम बाई बैक करते हैं तो वहां पर भी कुछ ना कुछ तरीके के एक इंतजामात होते हैं, यानी कुछ ना कुछ प्रोविजंस होते हैं। क्योंकि जब आप बाई बैक कर रहे हो तो इससे प्रॉब्लम्स तो होगी। चलिए, बाई बैक के नुकसान क्या है, मतलब बाई बैक की टेंशन क्या है, क्योंकि बाई बैक पर क्या कोई इशू नहीं आएगा, इशू तो आएगा। बाई बैक में इशू क्या आएंगे हम उसकी बात कर लेते हैं। जैसे मान लो एक एबीसी लिमिटेड है, ठीक है। एबीसी लिमिटेड की मेरे पास एक बैलेंस शीट है। मैं बैलेंस शीट का ओनली फॉर एक छोटा सा हिस्सा बना रहा हूं, यानी कि मैं लायबिलिटी साइड का। इक्विटी है, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 लाख रुपए की, इन लैक्स में है ये। अदर इक्विटी रिजर्व दे रखे 20 के। इसके अलावा लायबिलिटी, लायबिलिटी मान लो आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी, मान लो यहां दे रखा आपके पास 180 का। टोटल बताओ बेटा कितना हो गया? 300 का। ये आपकी जो हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है वो दे रखी है। ये फॉर्मेट है आपका, आपको पता होगा, जो आपका शेड्यूल थर्ड है उसका जो क्या बोलते हैं उसको, मान लो शेड्यूल थर्ड का जो आपके पास डिवीजन सेकंड है, उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। डिवीजन में एक बार लेक्चर लिया था इसके ऊपर मैंने, आप देखना कभी मिल जाएगा भाई, अदरवाइज जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा तो वहां चर्चा करूंगा इसका। तो मैंने इक्विटी और लायबिलिटी साइड का आपके साथ फॉर्मेट रख दिया। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है। ये मान लो जो नॉन करंट लायबिलिटी हो सकता है डिवेंचर हो सकता है कि लोन ले रखा हो आपने बैंक से, एंड अदर्स, ये कुछ भी हो सकता है। मेरी बात क्लियर है? आपको समझ में आ रही है? बात को मैंने ध्यान से सुनना है, इसका लॉजिक समझ में आपको यहीं से आएगा। कोई अदर्स भी हो सकता है। अब सोच के देखो, इसका मतलब यह है कि हमें इनको पेमेंट करना है, बोलो ना। जो रीपेमेंट होना है इज मैंडेटरी है, बोलो। इनका रीपेमेंट करना मैंडेटरी है। अब हुआ क्या, इनको पेमेंट कंपनी नहीं कर रही है, लेकिन क्या कर रही है कि इनको पेमेंट कर रही है। कंपनी ने डिसाइड किया कि हम 50 लाख रुपए की जो इक्विटी है उसको हम ब्रॉट बैक कर लेते हैं, बोलो। यदि हमने 50 लाख कर लिए तो मुझे बताओ इक्विटी कितने की रह जाएगी? 150 लाख की, बोलो ना। नहीं, मेरी बात को समझो मैं क्या कह रहा हूं। मैंने क्या कहा, यदि कंपनी की सिचुएशन ऐसी है, मान लो कंपनी बैलेंस शीट है, आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी 180 लाख की है ऑलरेडी, और इनको रीपेमेंट तो आप करना पड़ेगा, इससे तो आपने प्रॉमिस किया हुआ है, क्योंकि उनका प्रॉमिस किया वही तो लायबिलिटी कहलाएगी। और इक्विटी आपका टोटल मिलाकर के 100 की है। पहली बात तो यह कि आपने 120 का टोटल इक्विटी का फंड है, आपने लायबिलिटी ले रखी 180 की। ये ही बहुत रियर टू रियर सर्कमस्टांसेस में क्रिएट होती है। मेरी बात क्लियर है? यही सिचुएशन गलत है पहले तो। मान लो ऐसा भी है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात हमें अभी दिख नहीं रही है, ठीक है। इसको थोड़ी देर के हम स्किप मार देते हैं। अब सोच के देखो, अभी जो कंपनी की सिचुएशन है वो कह रहे हैं कि हम 50, सॉरी ये 50 रह जाएगा, एक सेकंड को, 50 रह जाएगा, नालायक बोल भी दिया करो थोड़ा बस, ठीक है ना। हम 50 लाख का रिडम्पशन कर देंगे, पैसा ब्रॉट बैक कर लेंगे, और टोटल मिला करके हमारे पास रह जाएंगे आउटस्टैंडिंग जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो रह जाएगी 50 लाख के। आपको नहीं लगता
क्योंकि मालिक अपना पैसा धीरे धीरे निकाल रहे हैं। जब आपने, मैं क्रेडिटर हूं, मैंने किसी कंपनी को उधार पैसा दे रखा है, जब मालिक ही अपना पैसा ले लेकर के जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता क्रेडिटर के दिमाग में सवाल आ रहा होगा? बोलो ना। क्रेडिटर के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, बोलो, कि भाई ये मालिक क्यों जा रहे हैं निकल करके? क्योंकि सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर होता है, रिस्क जो लेते हैं, वो मालिकों की ही होती है। लेकिन इस केस के अंदर अब रिस्क किसके सर पे आने लगी है? क्रेडिटर के सर पे आने लगी है। जब कल कंपनी मान लो लिक्विडेट हो जाती है, तो उस केस के अंदर क्रेडिटर का पेमेंट देगा कौन? और दोगे कहां से? मेरी बात क्लियर है? इसलिए यहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जब आपके आउटसाइडर का पेमेंट ही नहीं गया, उससे पहले मालिक पैसा कैसे लेके जा सकते हैं? बट कभी कभार केस में कंपनी जो एक्ट है, इनको परमिट करता है कि आप पैसा निकाल के ले जा सकते हो। बट जब पैसा निकाल के लेके जाओगे, तो आपको कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ आपके लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, उनको कंप्लायंस करके फिर आप पैसे को ब्रॉट बैक कर पाओगे। मेरी बात क्लियर है? तो एक बात तो क्लियर हो गई होगी, जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहां पर हमको लीगल बातें पता होना चाहिए कि इनका ब्रॉट बैक होगा कब और कितना हो सकता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता 50 लाख पूरा निकाल के ले गए। तो यहां पर इनकी क्या हो जाएगी, इनका क्या हो जाएगा, ये लोग खड़े हो जाएंगे, रोने लग जाएंगे, चिल्लाने लग जाएंगे, सरकार सरकार क्या हो गया? हम किसके भरोसे आए थे? जिसके भरोसे आए थे वही पैसा लेके चला जा रहा है, तो हम क्या करें बताओ? फिर हमारा पैसा कौन देगा? ये बड़ी समस्याएं क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए यहां पर कंपनी 2013 आपको कुछ क्या देता है, रूल्स रेगुलेशन देता है, कुछ प्रोविजंस क्रिएट करता है, तब जाकर के आप उनको कंप्लायंस करते हुए विद इन द लिमिट जो उन्होंने दे रखी है, उस लिमिट के हिसाब से फिर आप रिडीम कर पाओगे। उससे पहले रिडीम आप नहीं कर पाओगे। क्या इसका बेसिक बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया? हम इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा लौटा रहे हैं, यानी हम इक्विटी शेयर खरीद रहे हैं और उनको पैसा दे रहे हैं। ठीक है, कितना देंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या कैसा कैसे देंगे, किसके थ्रू देंगे, क्या हम इसके लिए क्या कुछ और अरेंजमेंट करेंगे, हम सबकी बात अब करने वाले। बट इतना समझ में आ गया होगा कि यानी कि बायबैक वैसे नहीं हो सकता जैसे हम नॉर्मल लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं। हमें इसका पेमेंट करने के लिए कुछ चीज देखनी पड़ेगी, कुछ कंडीशंस देखनी पड़ेंगी, कुछ लीगल कंप्लायंस देखनी पड़ेंगी, तब जाकर के इनका हम रीपे कर पाएंगे। मेरी बात क्लियर है? इस बात के लिए यहां पर आकर के कुछ एक्ट की बातें हैं, जो बातें हमें यहां पर पढ़नी है। क्या इसका बेसिक बैकग्राउंड समझ में आ गया? बोलो। जब मालिक ही चले जाएंगे, तो आउटसाइडर को पेमेंट कौन करेगा? इसी वजह से यहां पर कंपनी एक्ट उससे भी कुछ क्या लगा देती है, कंप्लायंस डाल देती है कि भैया आप बायबैक करो, बट ये कंडीशंस फॉलो करोगे तब जाकर के आप बायबैक कर पाओगे, अदरवाइज आप बायबैक नहीं कर पाओगे। इस बात को बड़े ध्यान से देखते हुए चलना है। चलिए, इसी चीज को लेकर के हम कुछ चीजें लिख रहे हैं। ठीक है, लिखिएगा। पॉइंट नंबर 1। चलो, मैंने पे क्या टाइम दिखाना, समझा दिया आपके लिए। सीधा लिखो, प्रोविजन रिलेटेड टू, एक सेकंड रुको ना यार, क्या चल रहा है? प्रोविजन रिलेटेड टू ब्रॉट बैक ऑफ इक्विटी शेयर अंडर, इसका पूरा लिखो, अंडर सेक्शन 67 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। एक बात क्लियर है, सेक्शन इसके रेस्पेक्ट में, सेक्शन 67 में कुछ क्या लिखी हुई है, प्रोविजंस लिखे हुए हैं कि भैया आप ब्रॉट बैक करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, बाय बैक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ बातें जो आपको दिमाग में रख के चलनी है। क्या बोलता है? आप बायबैक करोगे, बट बायबैक करने से पहले आप कहां से करोगे?
ट्रांसफर अमाउंट ट्रांसफर अमाउंट, क्या ऐसा करो इस मत करो। अरेंजमेंट ऑफ फंड फ्रॉम फ्री रिजर्व एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इसका मतलब क्या है? बोला कि आप इनका रिडम्पशन कर सकते हो, हमें रिडम्पशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिडम्पशन करने के लिए आप पहले फंड अरेंज करोगे। तो फर्स्ट क्या करोगे? फर्स्टली चेक अवेलेबल, क्या हो रहा है मेरे पास? चेक अवेलेबल इन बैलेंस एज ए फ्री रिजर्व। और यदि बैलेंस है तो फ्री रिजर्व बैलेंस ट्रांसफर टू सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये बात आपने शायद प्रेफरेंशियल के केस में पढ़ी होगी। इसी इन्हीं चीजों से जो मैं लिखवा रहा हूं, इन्हीं चीजों से आपको इंटीज का भी आइडिया आएगा कि यानी कि यदि आप क्या करोगे, फंड का अरेंजमेंट करो भाई। जब आप पैसा लौटाओगे तो पैसा चाहिएगा, तो पैसा यूज कौन सा करोगे? आपके लिए कंपनी एक्ट का सेक्शन 67 बोलता है, यदि मान लो आपने पैसा रिडम्पशन के लिए फ्री रिजर्व से ले रहे हो। क्या ले रहे हो बेटा बताओ? आप यदि पैसा फ्री रिजर्व से ले अरेंज कर रहे हो, तो सबसे पहले ये कि जितने का रिडम्पशन कर रहे हो, मतलब क्या सर हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितना करना? नहीं, कंपनी की गाइडलाइंस के हिसाब से जितना आपको रिडम्पशन करना है उतना फंड आप उसमें से निकालो फ्री रिजर्व से, और फ्री रिजर्व को ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, क्योंकि फ्री रिजर्व एज ए जनरल नेचर का होता है। जब हम सीआरआर में ट्रांसफर कर देंगे तो उसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। मतलब मेरे पास एक गुल्लक है, इसमें कोई भी यूज करता है, इस गुल्लक में से कोई भी यूज करता है तो प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि आपको स्पेसिफिक पैसा ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका रियर सर्कमस्टांसिस है। आप इक्विटी का नॉर्मल पेमेंट नहीं कर सकते। जब भी कैपिटल का पेमेंट करोगे तो आपको स्पेसिफिक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा जिसका नेचर कैपिटल नेचर का होगा। तो आप इसमें से निकालोगे, जनरल फंड में से निकालोगे और उसे एक स्पेसिफिक फंड में डाल दोगे जिसका नाम होगा सीआरआर। क्लियर है? तो आपका ये रिजर्व है, ये खाली होगा, ऐसे अमाउंट कम हो जाएगा और किस रिजर्व में आ जाएगा? सीआरआर में आ जाएगा। अब इस सीआरआर का आप यूज कर सकते हो रिडम्पशन के पर्पज में, यानी ब्रॉट बैक के पर्पज में। मेरी बात क्लियर है? जितनी लिमिट आपको अलाउड हो रही है उसका यदि रिडम्पशन बायबैक आप यदि आउट ऑफ फ्री रिजर्व में से कर रहे हो, तो उस केस के अंदर फ्री रिजर्व से उतना पैसा निकालना है और आप उस पैसे को फिर कहां पर डालोगे? पहले सीआरआर के अंदर ट्रांसफर करोगे, देन उसके बाद आप अपने रिडम्पशन के प्रोसीजर को स्टार्ट कर पाओगे। मेरी बात क्लियर है? तो ये चीजें आपकी समझ में आगे होंगी। पॉइंट नंबर 2, इफ अमाउंट यूटिलाइज्ड फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम, ट्रांसफर अमाउंट, if amount utilized from security premium, then first set of लॉस ऑन प्रीमियम, या ऐसा कह दो इसको ना कह करके लॉस ऑन बायबैक।
पहले वहां यूज करो, खत्म करोगे, देन उसके बाद हम सोचेंगे। और नंबर थर्ड, वाइफ क्रैश इशू। क्लियर है? मैं इसको समरी फॉर्म में कह दूं इतनी सारी कहानी को, तो मैं ऐसा कह सकता हूं, बाईबैक ऑफ शेयर्स फ्रॉम आउट ऑफ फ्री रिजर्व। और दूसरी बात करूं मैं, बाय इशूइंग फ्रेश इशू। एक बार सिक्योरिटी प्रीमियम को छोड़ दो, एक बार के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम छोड़ दो। तो बेसिकली यही बात कर रहा है। और तीसरा चाहो तो आप ऐसा भी कह सकते हो, पार्शियल, पार्शियल आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड फ्रेश इशू। आप ऐसा कह सकते हो। सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका ऑनरशिप कम होगा, इसलिए यहां पर कंपनी बोलती कि या तो उतने के बराबर शेयर इशू करके छोड़ दो। सोच के देखो, आपकी जो बैलेंस शीट थी, यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल था 100 का, और आपकी लायबिलिटी 180 की। कंपनी बोलती ठीक है 50 ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 50 के वापस से ले आओ। दूसरा, आपके पास जो 20 था, यहां से फ्री रिजर्व यूज कर लो, और इस रिजर्व में से निकाल करके सीआरआर में डाल दो। आपको रिडम्पशन करना है कुछ टाइम के बाद, तो उतने का फंड क्या कर लो, आप सीआरआर में ट्रांसफर करते जाओ। उससे क्या होगा कि आपका एक रिजर्व खाली होगा, और उसी के अपन कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे तो एक रिजर्व और क्रिएट हो जाएगा, क्या, सीआरआर। यानी कि फ्री रिजर्व खाली हुआ, कम हुआ, वहीं पर सीआरआर क्रिएट हो गया, कैपिटल नेचर का रिजर्व क्रिएट होगा। तो यानी कि बैलेंस शीट के स्ट्रक्चर में ऑनरशिप में फर्क नहीं आएगा। मेरी बात क्लियर है? अभी भी 120 की थी और उसके बाद भी 120 का ही रहेगा, तो वहां पर फिर क्रेडिटर को इशू नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, जितना पैसा लेके जा रहे हो उतना पैसा मालिक फिर बना दो। लेकिन मालिकों का जो कैपिटल है वो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि रिस्क फैक्टर क्रेडिटर की तरफ बढ़ गया, और रिस्क क्रेडिटर की बढ़ गई तो फिर वहां पर टेंशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। मेरी बात क्लियर है? क्योंकि कंपनी को मालिक चलाते हैं, कंपनी को क्रेडिटर नहीं चलाते हैं। मेरी बात क्लियर है? जब मालिक चलाने वाले नहीं रहेंगे तो उस केस के अंदर डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रेशर आएगा, किसके ऊपर, आपके डिवेंचर होल्डर्स के ऊपर, या कहें तो क्रेडिटर्स के ऊपर। ठीक है? इसको कह सकते हो समरी फॉर्म में, एक तरीके का। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो, ऊपर वाले पूरे स्ट्रक्चर को ऐसा समझ सकते हो आप। पॉइंट नंबर 2, यानी कहें तो फ्री रिजर्व एक्सक्लूड्स। यहां पर क्लियर कट बोला कि फ्री रिजर्व का मतलब क्या है। अब सोच के देखो, आपसे मैंने बोल तो दिया था कि आप यहां से ले लेना, मैंने बोला कि उस घर पे जाना और ले आना। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, जैसे आपने देखा होगा, रामायण देखी होगी। रामायण के अंदर जब श्री लक्ष्मण जी को क्या लगी थी, शक्ति लगी थी, उस केस के अंदर हनुमान जी से वैद्य ने बोला कि आप जाओ और बूटी लेके आओ, संजीवनी बूटी लेके आओ। जब वो संजीवनी पर्वत पर गए तो वहां पर बहुत सारी तरीके की क्या थी, बूटियां थी। उन्हें की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताया था कि भैया आप जाना, वो सबसे ज्यादा चमक रही होगी वही होगी। अब सोच के देखो, अब जब वहां हनुमान जी गए तो वहां पर बड़ी प्रॉब्लम थी, सारी की सारी संजीवनी बूटियां चमक रही थी, वो जिधर देखे वही ज्यादा चमकते। इस केस इस सिचुएशन के अंदर हनुमान जी क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। और हनुमान जी उस केस में क्या ले, उनको स्पेसिफिक बताया था कि जो बूटी सबसे ज्यादा चमक मारे वही संजीवनी है। लेकिन उनके केस में हुआ क्या कि सारी की सारी बूटियां क्या हो रही हैं, चमक रही, लेकिन टाइम लिमिटेड था। ऐसा नहीं कर सकते ये चमक ज्यादा तो उसको अभी ले जाता हूं, नहीं हुआ वापस आ जाऊंगा, ऐसा तो केस था ही नहीं। वहां लिमिटेड टाइम फैक्टर था, इसलिए उन्होंने क्या किया, पूरे पर्वत को उठा के ले चले गए। यदि यही चीज मैं तुम्हें यहां छोड़ दूं,
तो समस्या हो जाएगी कि भैया ठीक है, सर ने बोला कि फ्री रिजर्व लेने हैं, फ्री रिजर्व मतलब ये है, उठा लिया रिजर्व एंड सरप्लस का, देखा और उठाया, अब लेके चले गए, पता लगा क्वेश्चन गलत हो गया। तो यानी कि संजीवनी बूटी की स्पेसिफिकेशन देखो आप क्या है। जब मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा होता हूं तो यहां पर देखिए क्या बोला गया कि फ्री रिजर्व ऑल रिजर्व्स बट फॉलोइंग रिजर्व आर एक्सक्लूडेड। इन रिजर्व को आप यहां से एक्सक्लूड कर दो, बताओ कौन कौन से हैं। यहां पर लिस्ट बता दी। बेसिकली तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि फ्री रिजर्व का मतलब है वो रिजर्व जिनका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हो, या मैं ऐसा कहूं ऐसे रिजर्व जो पूरे क्या है, रेवेन्यू नेचर के हैं, लेकिन कभी कभी कैपिटल नेचर का भी हो सकता है। तो यहां पर कंपनी एक्ट स्पेसिफाइड करता है कि भैया यहां संजीवनी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं संजीवनी के लिए लिख के दे रहा हूं, ऐसा है तो ये लेना, ये ऐसा है तो ये लेना, ऐसा तो ये लेना है। जब कि डॉक्टर के पास जाते हो तो मेडिकल मेडिसिन लिखता है, तो आपको पता होगा जो मेडिकल वाला होता है उसमें लिखता है कि ये 2 टाइम्स बिफोर लंच डिनर, कुछ भी आफ्टर, है ना, मिड, वो लिख के देता है। तो वो आपको दिमाग में रख के चलनी है, उन्होंने क्या लिखा है, क्या क्या इन्होंने एक्सक्लूड किया है वो देख लो। पहला, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, क्या सर यहां पर सारे कैपिटल नेचर के होंगे? हाँ, यहां सारे के सारे कैपिटल नेचर के होंगे, लेकिन कुछ कैपिटल नेचर के भी फ्री रिजर्व कहलाएंगे। बट यहां पर फ्री रिजर्व मतलब रेवेन्यू नेचर का एक भी आइटम नहीं आएगा, यानी कि इस लिस्ट के अंदर रेवेन्यू नेचर का एक भी रिजर्व नहीं आएगा, जनरल रिजर्व कोई भी नहीं आएगा यहां पर सारे सर कैपिटल रिजर्व आएंगे, यानी कि ऑल रेवेन्यू रिजर्व आर ऑल्सो क्या, फ्री रिजर्व। बट ऑल कैपिटल नेचर जो रिजर्व हैं वो फ्री रिजर्व नहीं है, ये नहीं कह सकता। सर बात समझ में नहीं आई, मैं ऐसा कह सकता हूं देखो, यह कह दूं रेवेन्यू रिजर्व, फिर रिजर्व ऑल, क्लियर है। कैपिटल नेचर क्या नहीं है, नहीं है, और है भी, यानी कि ये कंडीशनल है। इनमें से क्या होगा, सम कैपिटल रिजर्व ऑल्सो फ्री रिजर्व कैन बी, कैपिटल रिजर्व कैन बी फ्री रिजर्व। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां चीजें देखनी पड़ेंगी आपको ना, यहां चीजें देखनी पड़ेंगी। तो लेकिन इस लिस्ट के अंदर कोई भी रेवेन्यू रिजर्व तो नहीं आएगा, लेकिन कैपिटल रिजर्व सारे आएंगे, लेकिन कुछ कैपिटल रिजर्व को भी यहां से एक्सक्लूड किया गया है, यानी कि एक्सक्लूड का मतलब है उनको फ्री रिजर्व माना गया है। तो लिस्ट देख लो, क्लियर है यहां तक आने। दूसरा, सीआरआर, प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन, स्टेटूटरी रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। से लिख लो, इफ रिलाइज्ड इन कैश देन ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व। क्लियर है, ये इसमें एक्सेप्शन है। ये इसका बेटा क्या है बताओ, एक्सेप्शन है। क्या बोला गया देखो, स्टैंडर्ड क्या बोलता है आपका, क्लियर बोलता है डिवेंचर डीआरआर है, ये तो बनाया ही डिवेंचर की लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए है। सीआरआर, ये भी आपके प्रेफरेंशियल कैपिटल को रिडीम करने के लिए बनाया गया था, तो आप इसको भी ट्रांसफर नहीं करोगे। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, यहां देखिए आपने कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन आरओसी था यहां पर मिला आपको, कंपनी स्टार्ट यहीं से हो गई थी, क्योंकि कंपनी को रजिस्टर्ड कराने में टाइम लगता है। तो यहां तक जो आपने प्रॉफिट कमाए थे ये बिफोर है, ये आफ्टर है। प्रायर, इससे पहले जो भी प्रॉफिट कमाया है वो कैपिटल नेचर का होगा, इसके बाद जो प्रॉफिट कमाया है आपने वो आपका रेवेन्यू नेचर का होगा। तो बोला इसको एक्सक्लूड कर दो, ये नहीं हो सकता इसमें, इसको बाहर निकाल दो।
ठीक है। तो जो आपके इनकॉर्पोरेशन से पहले जो भी आपके पास क्या है, रेवेन्यू आया है, जो प्रॉफिट आया है, वो प्रॉफिट भी आप इसमें नहीं लोगे, वो फ्री रिजर्व नहीं माना जाएगा। स्टेटूटरी रिजर्व, जिसे प्रोविडेंट फंड होता है, एम्प्लॉय के लिए कोई आपने लायबिलिटी क्रिएट कर रखी है, वारंटी वाला होता है। तो जो लायबिलिटी के रेस्पेक्ट में आपने कोई भी स्टेटूटरी रिजर्व है, जो लॉ बोलता है नहीं आपको उसमें बनाना पड़ेगा, जैसे प्रोविजन फंड होता है, वो बनाना पड़ता है आपको। तो कुछ चीजें हैं जो गवर्नमेंट बोलती नहीं आपको इतना फंड तो मेंटेन करना है, तो उसको आप फ्री रिजर्व का पार्ट नहीं बनाओगे। रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व होता क्या है? प्रॉफिट तो कुछ है ही नहीं है, बोलो ना। रिवैल्यूएशन रिजर्व में एक्चुअल में प्रॉफिट तो है ही नहीं है। सर कैसी बात कर रहे हो? हाँ, सोच के देखो, आपकी आज जो बुक वैल्यू है किसी पीपी की, आपकी पीपी की 100 करोड़ है, लेकिन हम मार्केट वैल्यू आज इसकी देख रहे हैं वो है 120 करोड़। आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट कर दिया 20 का। आप जब एएस 10 आपने पढ़ा होगा, इंडेस जब 16 पढ़ोगे, सीएमए फाइनल वहां करके सीएफआर के अंदर, तब इसकी डिस्कशन करेंगे डेफिनेटली, ठीक है ना। या चाहो तो चैनल में पढ़ा हुआ है, इंडेस 16 में डाला हुआ है, जितना आपको चाहिएगा उतना उसमें ऑथेंटिक पढ़ा है। अब सोच के देखो, ये आपने रिजर्व कर दिया रिवैल्यूएशन रिजर्व 20 करोड़ का, क्या तुम्हारी जेब में एक्चुअल पैसा पड़ा है? बोलो, क्या तुम्हारी जेब में पैसा पड़ा है? जब तुम्हारी जेब में पैसा पड़ा ही नहीं है, जब उस फंड में पैसा एक्चुअल में है ही नहीं है कैश, तो क्या आप उसको यूज कर पाओगे? क्योंकि सामने वाले जो होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको तो पेमेंट देना है। जिस फंड में पैसा ही नहीं है, ओनली फॉर वो क्या बना हुआ है, एक नोशनल बेसिस पे बना हुआ है। किस बना हुआ है? नोशनल बेसिस पे बना हुआ है। तो क्या उसका आप रिडम्पशन में यूज कर पाओगे? जिस फंड में पैसा ही नहीं है, क्या उसको यूज कर पाओगे? एक्ट बोलता नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आपने बैलेंस शीट बढ़ा रखी है, आपने इधर रिजर्व बढ़ा दिया, उधर असेट्स बढ़ा दी। वो बैलेंस शीट को रिकंसाइल मैचिंग करने का तरीका है। लेकिन जब आपने एक्चुअल पीपी बेच दी, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व का अब कुछ पार्ट रियलाइज हो जाएगा। हो सकता है कि आपने बेची, इसको 150 करोड़ से बेच दिया हो, उसकी बुक वैल्यू सेम डे आपकी इतनी है। यदि आपने एक्चुअल में बेच दिया तो पैसा रियलाइज हुआ है, तो आप उसको इस फ्री रिजर्व का पार्ट बना सकते हो। मेरी बात क्लियर है? यदि आपने कोई ऐसा फंड बना रखा है जो ओनली फॉर नोशनल बेसिस पर है, आप उसको नहीं यूज कर सकते। लेकिन कोई रिजर्व ऐसा है जो एक्चुअल बेच दिया, पैसा आया है, कैश रियलाइज हुआ है, उस केस के अंदर आप अब इसको यूज कर पाओगे। मेरी बात क्लियर है? ये कंडीशनल है, इसको ध्यान रखना। बड़े ही दिमाग में रख के चलना है आपको ना, बड़े दिमाग में रख के चलना है, ये आपको दिमाग में रख के चलना है। ठीक है? क्या मेरा बात समझ में आ गया? आपको एक एक लाइन का मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपसे? चलिए अब आगे देखिए। आगे है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? बोलो ना। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? ये भी तरीके का आर्टिफिशियल ही होता है। मेरी बात क्लियर है? इसीलिए यहां पर एक्ट बोलता है कि भैया आप ये यदि कैश में आ रहा है, ये किस मारा बेटा बताओ? यदि ये रियलाइज्ड इन कैश, ये कैश में आ रहा है, तो आप इसको फ्री रिजर्व मान लो। यदि नॉट रियलाइज्ड इन कैश, तो आप इसको फ्री रिजर्व नहीं मानोगे। मेरी बात क्लियर है क्या? ये चीजें समझ में आ गई? समझ लो, टॉपिक बहुत आसान होने वाला है आपका। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस पूरे टॉपिक का, क्योंकि आप जो रिडम्पशन करोगे, कहां से करोगे, कैसे करोगे, ये कंडीशन आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो इसको रट लो, दिमाग फिट कर लो। कोशिश कर रहा हूं समझाने की। कैपिटल रिजर्व का ऐसा कोई भी रिजर्व जो एक्चुअली कैश में आ रहा है, उस कैश रिलाइज हो रहा है, बट ध्यान रखना वो किसी लायबिलिटी के अगेंस्ट में ना हो। सर फिर वापस से वही बात आ गई, मैंने बोला ना, डीआरआर कैश है इसमें, बिल्कुल है कैश, लेकिन आप इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि किसी लायबिलिटी के रेस्पेक्ट में है ये। सीआरआर, ये भी लायबिलिटी रेस्पेक्ट में है। प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन, ये तो प्रॉपर कैपिटल का है, ये तो पूरा कैपिटल लेजर का है। मेरी बात क्लियर है? तो जहां पर कैश का कंपोनेंट आ रहा है और आपको दिख रहा है किसी स्पेसिफिक लायबिलिटी के रेस्पेक्ट में नहीं है, तो आप उसका आप यूज कर पाओगे, अदर देन प्रायर प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन। क्लियर है? इसका आप नहीं कर पाओगे बस। चलिए इसी चीज को हम थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। अब कुछ कंडीशंस भी दे दी। पॉइंट नंबर थर्ड, कंडीशंस, कंडीशंस फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स।
सेक्शन 68 में है ये कहानी। क्लियर है? आपको हर कहानी अलग अलग तरीके से है। तो ये कहां पर है आपके सेक्शन 68 में। 67 में कहां थी, कहां से करोगे? 68 में क्या है? आपको कुछ बातें हैं जो दिमाग में रख के चलनी है। बात नंबर एक, क्या बोला गया? बाय बैक शुड बी अथोराइज्ड बाय AOA। इसको हम आर्टिकल बोलते हैं। आप इसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी बोलते हो। पहली कंडीशन तो ये है कि ये आपका आर्टिकल से अथोराइज होना चाहिए। आर्टिकल्स में चेंज लाओ पहले तो, कि भैया हाँ हम इसको बायबैक करेंगे। क्लियर है? पॉइंट नंबर टू, बाई पासिंग स्पेशल रेजुलेशन। आगे ना कंडीशन। कंडीशन टू क्या है? कंडीशन टू बोलता है कि इसका SR भी अप्रूव होना चाहिए। सर कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, OR नहीं चाहिए। OR नहीं चाहिए, SR चाहिए। SR का मतलब क्या है, OR का मतलब क्या है, ये भी समझ लो एक बार के लिए। SR का मतलब है ऑर्डिनरी। 50% से 51% पे जाते हैं आप उसको रिजोल्व कर सकते हो, आप डिसीजन ले सकते हो। लेकिन SR का मतलब है ऐसी होल्डिंग जहां 75% से ज्यादा होनी चाहिए। 75% और मोर देन 75% आपके फेवर में वोट होनी चाहिए। यानी कि जो तुम मालिकों का पैसा लौटा रहे हो, मान लो 100 मालिक हैं, तो 100 मालिकों में से 75 लोग हाँ कर लेंगे, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, किसी को इशू नहीं है। आपके फेवर में वोट कितने आ गए? 75 और मोर देन 75। तो उस केस के अंदर आप आगे बढ़ पाओगे। अरेंजमेंट 67 सेक्शन बाद में आएगा, पहले ये आएगा। आर्टिकल से पहले ऑथराइजेशन कराओ, दूसरा SR पास कराओ, और उसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड क्या बोलता है? बायबैक shall not be exceed shall not be exceed permissible limit prescribed by the act। by the act यानी कि आप जब रिडम्पशन करोगे, सॉरी बायबैक करोगे, तो कि लिमिट में रखोगे अपने आप को, उस लिमिट से बियॉन्ड कभी नहीं जाओगे। ठीक है? और डी लिखो इसमें, बायबैक ओनली फॉर फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। इस पर मैं स्टार लगा रहा हूं। एक्ट बोलता है कि आप किसी भी इक्विटी शेयर को पेमेंट कर रहे हो तो उन्हीं लोगों को करोगे जिन्होंने पूरा पैसा कंपनी को दे दिया है। जैसे मान लो 10 का इक्विटी है, 8 आपने मांग लिया, 8 आपने दे भी दिया, तो 2 रुपए का क्या करोगे? समझ में आ रहा है? तो पहले फुल्ली पेडअप करो, क्या करो क्या नहीं करो वो बाद में देखेंगे। बट ये कि फुल्ली पेडअप को आप बायबैक कर पाओगे, पार्सली जो है, जो पार्टली पेडअप है आप उनको पेमेंट नहीं कर पाओगे। क्लियर है? करने के क्या तरीके हैं उनकी बाद में बात करेंगे, बट अभी इतना समझ लो, जो 68 में लिखा हो, ये लिखा हो फुल्ली पेडअप ही होंगे वो। ठीक है ना? अब पॉइंट नंबर सी देख लो। पॉइंट नंबर क्या देख लो बेटा? सी देख लो। 4 पॉइंट, मैक्सिमम परमिशेबल लिमिट फॉर बायबैक। मैं कहूं तो अंडर सेक्शन ऊपर लिखा 68 का क्लोज नंबर जो है ना, कौन सा वाला? सी, उसकी बात कर रहा हूं मैं।
ठीक है, ऊपर जो पॉइंट नंबर सी है ऐसा कर लो, ज्यादा बेहतर होगा। पता नहीं लॉ का तुम और भी नहीं निकाल लो यहाँ पर आकर के। अब पॉइंट सी, ठीक है ना। लोअर ऑफ फॉलोइंग, लोअर ऑफ फॉलोइंग ऑफ, लोअर ऑफ फॉलोइंग ऑफ। पहले टेस्ट नंबर 1 है, टेस्ट 2 है, टेस्ट 3 है। टेस्ट 1 2 3 है यहाँ पर, ठीक है। टेस्ट 1 2 3 है। इसको बोलते हैं क्या, आउटस्टैंडिंग, या ऐसा करो इसको, एक मिनट रुको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, टेस्ट, ये अमाउंट के रेस्पेक्ट में है। और तीसरा क्या है, डेब्ट इक्विटी टेस्ट। तीन टेस्ट हैं, जो तीनों टेस्ट आपको चेक करने हैं। तीनों टेस्ट बेटा आपको क्या करने हैं, चेक करने हैं। तो क्या बोलता है, ये क्या बोलती है आपके लिए, इन एनी फाइनेंशियल ईयर शेयर्स brought back cannot be cannot be या cannot exceed 25% of outstanding shares। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल देते नीचे आपको ना। मान लो आपका डेट ऑफ बायबैक, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो दे रखे आउटस्टैंडिंग वो है 10 लाख। तो आप इस कंडीशन के हिसाब से मैक्सिमम जो बायबैक है ना, वो 10 लाख शेयर के 25%, यानी कि 250 शेयर्स का कर सकते हो आप। ये इसकी कंडीशन है। बोला कि आपने के पास जितने भी जिस दिन बायबैक कर रहे हो उसके दिन देखो कि आपके पास आउटस्टैंडिंग कितने शेयर्स हैं, उसका ओनली फॉर 25% तक कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं जा पाओगे आप। कम कर सकते हो, ज्यादा नहीं जाओगे। मेरी बात क्लियर है। चलिए, कंडीशन नंबर 2, इसको आप ऐसा भी कह सकते हो, रिसोर्सेज टेस्ट भी कह सकते हो, कि भैया पैसा है क्या नहीं है। तो जो तुम कर रहे हो पैसा भी तो होना चाहिए ना। इसको ऊपर लिख लो कहीं भी आप चाहो तो, रिसोर्सेज टेस्ट, है ना। इसमें देख क्या है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक। मैं इसमें पूरा शेयर्स निकाल रहा हूं, तो ए कर लूं, मैक्सिमम कैपिटल
मैक्सिमम कैपिटल क्या आएगा? 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। और इसी को बी नाम दे दूं मैं, तो बताओ नंबर ऑफ शेयर कितने बच गए? मैक्सिमम कैपिटल डिवाइड बाय बाय बैक प्राइस। आप कितने में बाय बैक कर रहे हो? मेरी बात क्लियर है? तो इससे नंबर ऑफ शेयर निकल के जाएंगे, बट कैपिटल आपकी ये होगी। आप जो कैपिटल की बात कर रहे हो, तो 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। हट गया क्या? फ्री रिजर्व। तीसरा है डेप्ट इक्विटी रेशो शुड नॉट बी मोर देन 2:1। यानी कि डेप्ट इक्विटी का मतलब है डी अपॉन ई, ये आएगा 2:1। यानी कि जितनी इक्विटी है उससे डबल डेप्ट हो सकता है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मान लो ये नीचे लिख लो चाहो तो इसको, ये क्या है बताओ? पोस्ट बायबैक है। क्या बेटा? ये पोस्ट बायबैक। यानी कि मान लो आपका जो बिफोर था, जब बायबैक करने से पहले था, आपकी इक्विटी थी 100 की, और आपकी लायबिलिटी थी मान लो 50 की। तो यहां क्या हो रहा है बताओ? यहां रेशो बन रहा है आपका कितना? 50/100, यानी कि 0.5:1। आप जब बायबैक कर रहे हो, तो इसका मतलब ये आपका 25 से कम नहीं होना चाहिए, यानी 75 लाख तक का पेमेंट कर सकते हो आप। क्योंकि 25 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? डेप्ट कितना? 50, इक्विटी कितना हो गया? 25, तो 2:1। मेरी बात क्लियर है? आपकी यानी कि जब रिडम्शन सॉरी बायबैक करोगे, तो बायबैक करने के बाद जो आपका डेप्ट इक्विटी का रेशो है, वो 2:1 से कम नहीं हो जाना चाहिए। यानी कि आपकी इक्विटी से डबल डेप्ट नहीं होना चाहिए। आपको लगा कि डेप्ट 1,000 करोड़ के, इक्विटी रह गया ओनली फॉर 100 करोड़ का, ऐसा नहीं होगा। आपको डबल देख सकते हो कि भैया आपने मालिकों का पैसा 50 रुपए लगा हुआ है, तो डेप्ट से 100 तक ले सकते हो। इसके ऊपर जाओगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा? दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। क्लियर है? तो यानी कि आपका जो पोस्ट डेप्ट इक्विटी रेशो है, वो आपका एक्सीड नहीं करना चाहिए। किससे बताओ? 2:1 से। ये सारी कंडीशन है। तो अब देखो, मान के चलो यहां पर आकर के, अब हम मान के चलते हैं, एक क्वेश्चन है बेटा रिलेटेड, टेंशन ना लो आप, इसका एक क्वेश्चन है ऐसा। मान के चलो, इससे नंबर ऑफ शेयर निकल के आते हैं 20,000। यानी कि 2:1 से जो ऊपर का कैपिटल था, उस कैपिटल से शेयर निकल के आते हैं हमारे पास 2 लाख। 20,000 करो ना यार, ज्यादा हो जाएगा ये। 20,000, इससे निकल करके हमारे पास आ रहे हैं मान लो 22,500, और इससे निकल के आ रहे हैं ओनली फॉर 15,000। तो आपका सेक्शंस बोलता है 68 कि भैया आप जो मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम मैक्सिमम तीनों में जो कम है कितना? 15,000 का, आप बायबैक कर पाओगे। मेरी बात क्लियर है? यानी कि आपको तीनों कंडीशन के अंदर रहना है। किसी भी कंडीशन को आपको क्रॉस नहीं करना है। तीनों कंडीशन में से जो सबसे कम पर है, वही आपको मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट फॉर बायबैक है। अदरवाइज आप इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। सर ज्यादा है तो क्या करेंगे, वो बाद में बात करेंगे, एसआर पास करेंगे, क्या करेंगे, वो बाद का केस है। लेकिन इस केस के अंदर आपको दिख रहा होगा कि जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, 3 टाइप्स के टेस्ट हैं आपको बायबैक के लिए। इन टेस्ट में से जो मिनिमम होगा, वही आप मैक्सिमम बायबैक कर पाओगे। जिसमें एग्जांपल में लिखा है कि 15 इसका है, 22,500 इसका है, 20,000 इसका है। तो मिनिमम ऑफ दीज कितने बताओ? 15,000। तो 15,000 का बायबैक कर पाओगे। क्लियर है? इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होंगी, उसकी भी डेफिनेटली हम चर्चा करेंगे।
क्लियर है बताओ? ठीक है, आज ये है। अभी हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात, मैं ओनली फॉर वही कंटेंट चर्चा कर रहा हूं जो मुझे लगता है कि एग्जाम के लिए डायरेक्ट हिट करेगा। ठीक है ना? चलिए, पॉइंट नंबर कौन सा है? 4, 5। चलिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बायबैक। बायबैक का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बायबैक का बेटा क्या बताओ? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले बताओ क्या करोगे? ड्यू बायबैक, एंट्री डालोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम है उसको डेबिट करोगे, और टू इक्विटी शेयर होल्डर को। बायबैक ड्यू। सेकंड पॉइंट एंट्री बताओ क्या करोगे? ऑन अरेंजमेंट ऑफ लॉस ऑन बायबैक। जो बायबैक पे लॉस हुआ है उसको एडजस्ट करोगे। सर लॉस का मतलब, आपका मान लो इक्विटी शेयर होल्डर के 100 रुपए ले रखे थे आपने, आप 120 दे रहे हो, तो 100 थे, 20 प्रीमियम दे रहे हो, तो 120 का पेमेंट कर रहे हो। तो 100 लिए थे, 120 दे रहे हो, तो 10 20 का क्या हो गया? नुकसान। यानी मैं कहूं तो प्रीमियम है बेसिकली ना। क्या बेटा है? प्रीमियम है। तो इसका एडजस्टमेंट कहां से डालोगे? स्टैंडर्ड बोलते कि भैया आपका जो ऊपर का लॉस है ना, ऊपर वाला जो लॉस है, आप इसको कहां से लोगे? प्रीमियम ऑन बायबैक। ये नुकसान है, सेटअप खत्म हो जाएगा। तो पहले कोशिश करना सिक्योरिटी प्रीमियम से। मैंने बोला सिक्योरिटी प्रीमियम भी होगा तो ये यहां यहां यूज होगा ये। और यहां पर भी पैसा नहीं है तो फ्री रिजर्व से यूज करोगे। क्लियर है? ये करोगे, याद रखना सबसे पहले आपको इसी को एडजस्ट करना है। जो नुकसान हुआ है पहले उसको यूज करना है, उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट पर जाना है आपको। क्लियर है? थर्ड, ऑन अरेंजमेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर रिडम्स बायबैक। इसको समराइज करूंगा, अभी बस नोट कर लो आप। आउट ऑफ फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व से है तो क्या होगा? यदि फ्री रिजर्व से है तो ये बात पता है आपको कि सबसे पहले आपको फ्री रिजर्व का बैलेंस चेक करना है। मेरे ऊपर लिखा हुआ है बकायदा, सबसे पहले आपको फ्री रिजर्व का बैलेंस चेक करना है, और बैलेंस चेक करने के बाद आपको उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा कहां पर? सीआरआर में। देखो लिखवाया था बकायदा मैंने, तो लिखू अमाउंट ट्रांसफर इन सीआरआर इक्वल टू बायबैक नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, तो आप ये ट्रांसफर करोगे इसके अंदर, तो एंट्री बताओ क्या करोगे? फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। क्लियर है यहां तक कहानी? यदि आप फ्री रिजर्व में से कर रहे हो तो पहले उस फ्री रिजर्व के अमाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा सीआरआर। कितना करना पड़ेगा? जितने की नॉमिनल वैल्यू की जो कैपिटल है उसका रिडम्पशन कर रहे हो। सोच के देखो ना, आपके पास आप टोटल 120 दे रहे हो, 120 में से 20 रुपए का अरेंजमेंट तो पहले कर चुके हो सिक्योरिटी प्रीमियम से, फ्री रिजर्व से।
अब जो बचता है ना अमाउंट जो 100 रुपए का है, इसके इक्वल आपको फ्री रिजर्व का जो बैलेंस है वो सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। हम प्रैक्टिकल करेंगे धीरे धीरे तो और बात और ज्यादा क्लियर समझ में आएंगे ना। अभी इतना समझ लो कि जो आपका नॉमिनल वैल्यू है, उस नॉमिनल वैल्यू को भी आपको सीआरआर के उस अमाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा उतने के बराबर का। बी पॉइंट हो सकता बाई रेस इशू, तो यहां तो प्रॉब्लम है ही नहीं है। क्या करो पहले, अरेंजमेंट करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो इशू करोगे। भाई आप जब पेमेंट करोगे तो आपको पहले अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना फंड का। यदि आप आउट ऑफ रिजर्व में से कर रहे हो तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। क्लियर है। और उसके बाद यदि आप इशू कर रहे हो, फ्रेश इशू कर रहे हो, तो पहले पैसा लाना पड़ेगा। और पैसा कहां से आएगा बताओ, पैसा कहां से आएगा, पैसा आएगा इशू करने से। तो पैसा लाओगे आप यहां पे आके। क्लियर है, दोनों हो गए। अब पैसे का अरेंजमेंट होने के बाद अब आप इनको बायबैक कर दोगे। ठीक है, अरेंजमेंट हो गया। ऑन अरेंजमेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर बायबैक के लिए अब क्या कर दो बताओ, पेमेंट कर दोगे। ब्रॉट बैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, यह कहें तो पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। और जब पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या करोगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, क्या कर दोगे, कैश कर दोगे। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, बोलो क्लियर है यहाँ तक कहानी। क्या सिनेरियो समझ में आया आपकी में। एंट्रियां भी मूव करेंगी एज पर द आपके अरेंजमेंट ऑफ फंड। आप फंड का अरेंजमेंट कहां से कर रहे हो। ठीक है, यहां से अब चीजों को आप प्रैक्टिकल लेंगे हम, जितनी भी क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं और जितने भी केस बन सकते हैं सारे सारे अब यहां से अपन डिस्कस करेंगे। और पहले बोल चुका हूं आपके लिए, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपका एग्जाम पेपर जो 3 अटेम्प्ट हुए हैं आपके न्यू सिलेबस से, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेंगे। उसकी आपको टेंशन नहीं ले, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका ऑलरेडी क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, एमसीक्यूज भी लूंगा डेफिनेटली, लेकिन अभी हमारा कॉन्सेंट्रेट पहले पूरे टॉपिक को कवर करने पर, देन उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ।